हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की 3 क्लासेस हमने पढ़ लिया था। मौलिक अधिकार की परिभाषा हमने देख ली थी और अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में डिटेल से हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के बारे में पढ़े थे। आपको बताया था कुल कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पहले 7 प्रकार के थे, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं आपके पास? 6। अगर आपसे पूछे सवाल एग्जाम में कि वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उसमें से पहला प्रकार कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा आप सबको पता कि मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है। सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं। तो आज हम देखने चल रहे हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में। ठीक है, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं 14 से 18 तक में है क्या, फिर हम डिटेल में अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में दिया क्या गया। तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, पहला चीज क्लियर हो गया। समानता का अधिकार कहां है? अनुच्छेद 14 से 18 में। फिर अनुच्छेद 14 क्या कहता है फ्रेंड्स? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, इन 2 वाक्यों की चर्चा आती है। तो इनको समझना महत्वपूर्ण है। लिखने तो किताब में भी आपको लिखा मिल जाएगा कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण 14 में कहा गया, लेकिन इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है और वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है। अनुच्छेद 16 में लोक निवेदन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या? सरकारी नौकरियों के संबंध में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 17 में क्या कहता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में किसका अंत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 17 के माध्यम से। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 17 और ये हो गया आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत। चीजें क्लियर हो गई? ये तो समझ में आ गया। मोटे मोटे तथ्य आपके सामने आ गए कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। उस समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। यही याद करिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कहाँ है? 16 में। ठीक है, 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी कहा। ठीक है, एबोलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी, इंग्लिश में उसको ये बोलेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या व्यवस्था की गई है? उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 14, 15 ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये आपको याद हो गया। अब एक एक अनुच्छेद के बारे में देखेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 में क्या व्यवस्था की गई, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या है। इन सारे शब्दों के अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने क्या चल रहे हैं? अनुच्छेद 14 के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। किसके बारे में? अनुच्छेद 14 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स 14 क्या है? 14 ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी के साथ, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य। ठीक है, राज्य का अर्थ मैंने आपको कहां बताया है? अनुच्छेद 12 में आपको राज्य के बारे में बताया गया है। किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी
व्यक्ति को, यहाँ एक एक शब्द का अपना अर्थ है, ठीक है। संविधान समझने के लिए उन शब्दों के अर्थ को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति से, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को, देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान, नोट करते हुए चलिएगा। 3 क्लासेज आपकी हो गई हैं। चौथी क्लास है पॉलिटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप 8 से 10,000 रुपए दे के पढ़ेंगे, इंडिविजुअल पॉलिटी। वो पॉलिटी की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि कॉपी और कलम लेके बैठिए और नोट करते हुए क्लास बाय क्लास चलिए, ताकि आपका नोट्स जब मैं पॉलिटी समाप्त करूं तो एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया, भारत राज्य क्षेत्र राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका तात्पर्य देखना है, वंचित नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये अगर आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए आधी पॉलिटी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो भारत राज्य क्षेत्र में, अब देखिए, यहां कहा गया कि भारत राज्य क्षेत्र, मतलब इसका क्या हुआ, भारत के सीमा के भीतर, जो भारत राज्य की सीमा, मतलब भारत देश की जो सीमा है उसके भीतर राज्य, राज्य मतलब क्या, यहां पे सरकार से है, सरकारी सिस्टम से है, यहां पे राज्य किसी व्यक्ति को, ठीक है। यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को कहा गया है, नागरिक का यूज नहीं किया गया है। क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो व्यक्ति का मतलब हो गया, तो इसका मतलब यह है, अगर यहाँ व्यक्ति लिख दिया गया तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 न केवल भारतीय नागरिकों को अपितु विदेशियों को भी प्राप्त होगा जो कि भारत में रह रहे होंगे या भारत में आए होंगे। अगर यहाँ पे नागरिक लिख दिया जाता तो ये हो जाता कि अनुच्छेद 14 केवल और केवल किसको प्राप्त है, यहाँ के नागरिकों को, जो कि यहाँ के मूल नागरिक है। लेकिन व्यक्ति लिख दिया गया तो ये है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 के बारे में लिख लीजिए, यह नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक, विदेशियों दोनों को प्राप्त है। चीजें क्लियर हो रही हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 यहाँ के नागरिकों को भी और विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति शब्द का यूज किया गया। अब आता है कि विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये देखेंगे। देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है, विधि के समक्ष समता, ठीक है। तो देखिए, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, यह एक कैसा है, नकारात्मक अवधारणा है, जो केवल सभी के लिए समान विधि की घोषणा करता है। उसी को कहते हैं कि विधियों के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष सब समान है, ठीक है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से 3 अर्थ निकलते हैं, पहले वो जान लीजिए। देश में विधि का शासन है, ठीक है, देश में विधि का शासन है, देश में विधि का शासन है, मतलब कानून का शासन है, ठीक है। देश में विधि का शासन है, पहला तो ये निकलता है। दूसरा क्या निकलता है फ्रेंड्स, दूसरा ये निकलता है कि देश में सभी व्यक्ति, चाहे जिस जाति धर्म भाषा के हों, सभी एक समान कानून के अधीन है। तो देश में सभी व्यक्ति, ठीक है, सभी व्यक्ति एक समान कानून के अधीन है, एक समान कानून के अधीन है। एक तो ये निकलता है, ठीक। तीसरा क्या निकलता है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका तीसरा अर्थ ये निकलता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति
कानून से ऊपर नहीं है। फ्रेंड्स, विधि के समक्ष समता से निम्नलिखित 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता से निम्नलिखित 3 अर्थ निकलते हैं। निम्नलिखित 3 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ निकलते हैं? 3 अर्थ निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे देखिए 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला, देश में विधि का शासन है। ठीक है। दूसरा, देश में सभी व्यक्ति एक समान कानून के अधीन है, वो चाहे जिस धर्म, जाति, लिंग, भाषा के हों, सभी एक समान कानून के अधीन है। तीसरा निकलता है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो विधि के समक्ष समता से 3 अर्थ आपका निकलता है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और ये जो विधि के समक्ष क्षमता की अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अगर हम बात करें कि विधि के समक्ष क्षमता को, इसको कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह ब्रिटेन के संविधान से गृहीत है या लिया गया है। चीजें क्लियर हैं? तो देखिए, जो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वहीं विधियों का समान संरक्षण की अगर बात करें तो ये कहां से लिया गया है? ये आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। चीजें क्लियर हो गई? तो विधि के समक्ष क्षमता की बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण की बात करेंगे तो अमेरिकी संविधान से लिया गया। अब उसमें जो 2 शब्द आया था, व्यक्ति के बारे में और राज्य के बारे में। राज्य के बारे में चर्चा अनुच्छेद 12 में हुई है, व्यक्ति शब्द का यूज कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह अनुच्छेद न केवल भारतीय नागरिकों के लिए अपितु विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 14 के बारे में हमने यह लिख दिया कि यह नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। चीजें क्लियर हो गई? तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट यहां से जो निकल के आई थी वो आपका क्लियर हो गया। अब हम देख रहे थे कि विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है। इसके 3 अर्थ निकलते। पहला, देश में विधि का शासन है। दूसरा, देश में सभी व्यक्ति एक समान कानून के अधीन है, वह चाहे जिस जाति के हों, लिंग हो मतलब स्त्री और पुरुष हो, किसी भी लिंग के हो, या कोई भी भाषा बोलने वाले हो, या उनका जन्म स्थान कोई भी राज्य हो, चाहे वो यूपी में जन्मे हो या दक्षिण भारत तमिलनाडु में जन्मे हो। ठीक है, तो यही बात करता है कि देश में सभी व्यक्ति एक समान कानून के अधीन है। ओके। तीसरा क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, वह चाहे आम नागरिक हो। ठीक है, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री हो। ऐसी बातें कहां कही गई हैं? संविधान में कही गई भैया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। ये तो समझ में आ गया, इसके 3 अर्थ निकलते हैं, लेकिन अभी भी आपको ठोस तरीके से समझ में नहीं आया होगा। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बल्कि बाकी आप अभी इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और देखता हूं हम लोग विधि के समक्ष समता के बारे में और चीजें देखते हैं। देखिए, विधि के समक्ष, ठीक है, समता। फ्रेंड्स, विधि के समक्ष समता यह एक नकारात्मक अवधारणा है। पहली बात यह है कि यह एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, नकारात्मक क्यों है? पहले ये देखिए, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, यह समान में समानता की बात नहीं करता है, यह असमान में समानता की बात करता है। यह असमान में समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सब समान है, इसमें किसी को भी स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई महिला है तो उसको अलग से आरक्षण नहीं दे सकता है, कोई डिसेबल व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए हम कोई अलग से सुविधा नहीं दे सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है। नकारात्मक अवधारणा हमने क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जाएगा।
कोई स्पेशल प्रावधान उसके लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे जो, मतलब क्या है कि अगर कहीं पे दौड़ चालू हो रही है, मान लीजिए यहाँ से दौड़ चालू हो रही भैया, ठीक है, ये सारे लोग हैं, यहाँ से दौड़ चालू करेंगे। अब ये व्यक्ति विकलांग है, ठीक है, तो इसके लिए ये व्यवस्था नहीं की गई है कि उसको यहाँ से दौड़ा दिया जाए यहाँ पहुँचाने के लिए, और ये व्यक्ति एकदम हुष्ट पुष्ट है तो इसको भी यहीं से दौड़ाया गया, तो दोनों लोगों को यही दौड़ाया गया। तो जो विकलांग व्यक्ति है उसके साथ तो ये ज्यादती हुई, क्योंकि उसकी परिस्थितियां समान नहीं है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता किसी भी परिस्थिति में समानता की बात करता है, समान परिस्थितियों में समानता की बात नहीं करता है, किसी भी परिस्थिति में समानता की बात करता है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा। तो विधि के समक्ष समता क्या कहता है? किसी भी परिस्थिति में समानता, ठीक है। और वहीं विधियों का समान संरक्षण अभी जब पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है? समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में समानता, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता नकारात्मक क्यों है? क्योंकि यह सभी को एक ही ढर्रे में ढालने की कोशिश करता है। मतलब अगर महिला है तो उसको हम स्पेशल प्रोविजन नहीं दे सकते, कोई विकलांग है तो नहीं दे सकते, कोई सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है तो उसके लिए हम कोई विशेष व्यवस्था नहीं बना सकते। बल्कि ये कहता है कि अगर कोई बहुत ही खराब पृष्ठभूमि से रहा, चाहे वो बचपन से पढ़ने को पाया है या नहीं पढ़ा है, उसकी स्कूलिंग ठीक हुई है कि नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों के साथ कभी कंपटीशन होता है दोनों को समान आंका जाएगा, ठीक है, उसको कुछ प्रोविजन नहीं दिया जाएगा, दो पिछड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे इस बात की चर्चा करता है, ठीक है। तो नकारात्मक अवधारणा क्यों हो गया ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई, यह असमान में समानता की बात करता है। मतलब कि ये सबके लिए एक नियम कानून है, किसी को कुछ स्पेशल प्रोविजन उसकी परिस्थिति के अनुसार नहीं दिया जाएगा। ये बात होती है विधि के समक्ष समता में। अब देखिए विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है। देखिए विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण ये क्या कहता है? तो फ्रेंड्स पहली बात इसके बारे में जो जानना आवश्यक है वो जान लीजिए। इसको लिया कहां से गया है? तो इसको लिया गया है आपका अमेरिकी संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से इसको अपनाया गया है, ठीक है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। यह एक कैसी अवधारणा है फ्रेंड्स? यह सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। सकारात्मक अवधारणा है। क्यों सकारात्मक अवधारणा है? ये समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के बीच समानता की बात करता है। मतलब कि क्या है? यह कहता है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समानता की बात करता है, ठीक है। मतलब क्या है? दोनों में बहुत मेजर फर्क हो गया, ठीक है। यह कह रहा था असमानता में समानता की बात, यह क्या कहता है? समानता में समानता की बात, ठीक है। समान में समानता, समान में समानता की बात। अब ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जिसकी सामाजिक और आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि पिछड़ी हुई है तो उसको हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। मतलब उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन हम दे सकते हैं, ठीक है। ये कहता है विधियों के समान संरक्षण मतलब जिनकी परिस्थिति समान है उनके बीच कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब जो एक ही ग्राउंड के व्यक्ति हैं, जिनकी परिस्थितियां समान रही हैं, उनके साथ समान व्यवहार, लेकिन जिनकी परिस्थितियां अलग अलग रही हैं तो एक ही चीज के लिए उनके लिए अलग अलग कानून बनाया जाएगा। क्योंकि ये देखा जाएगा कि उनका पिछला जो अतीत रहा वो कैसा रहा। तो अतीत में अगर वो बहुत दबे कुचले हैं तो उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष प्रोविजन किया जा सकता है। तो विधियों का समान संरक्षण ये कहता है। और वही विधि के समक्ष समता क्या कहता है? कि चाहे जिसकी चाहे जो परिस्थिति हो, सबके लिए नियम कानून एक है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। इसके माध्यम से अगर हम देखें विधियों के समक्ष समान समता के माध्यम से, तो यूपीएसआई में लड़कों को कितना दौड़ना पड़ता है? यूपीएसआई में अगर रूल इसके अनुसार बनाया जाए, विधियों के समक्ष समता के अनुसार, तो यहाँ पे स्त्री को मतलब लड़कियों को भी लड़कियों को कितना दौड़ना पड़ेगा भैया? तो लड़कियों को भी यहाँ पे आपका
4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। स्त्रियों को भी 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, वहीं पुरुषों को भी 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, पुरुषों को भी 4.8 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा। तो विधि के समक्ष क्षमता ये कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां क्या है, लिंग क्या है, मैं आपको कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दूंगा। अगर लड़का भी 4.8 किलोमीटर दौड़ेगा तो लड़की को भी यूपीएसआई की एग्जाम में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये कौन कहता है? विधि के समक्ष क्षमता कहता है। वही विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है? विधियों का समान संरक्षण कहता है कि यूपीएसआई की एग्जाम में स्त्री को कितना दौड़ना पड़ेगा? 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। वहीं पुरुष को कितना दौड़ना पड़ेगा? 4.8 किलोमीटर। ठीक है, तो विधियों का समान संरक्षण क्या है? वह स्पेशल प्रोविजन बनाने की छूट देता है, क्योंकि स्त्रियों को माना जाता है कि वो पुरुषों की इतना शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनको छूट प्रदान की जाती है और 2.4 किलोमीटर ही दौड़ने को कहा जाता है। वहीं पुरुषों को ये माना जाता है कि वो सबल हैं तो 4.8 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो समान में समानता की बात करता, मतलब जितने पुरुष वर्ग के हैं वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, वो समानों में समानता की बात के अनुसार तो पुरुष सभी पुरुष हैं तो उनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। वहीं स्त्रियों के शारीरिक बनावट को देखते हुए, उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उनको 2.4 किलोमीटर दौड़ने की ही छूट दी जाती है। तो अब समझ में आया कि विधि के समक्ष क्षमता अगर लागू हो जाए तो स्त्रियों को भी 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, पुरुषों को भी, जो उनके साथ नाइंसाफी होगा उनके शारीरिक बनावट को देखते हुए। ठीक है, वहीं विधि के समान संरक्षण का मतलब यह है कि अगर परिस्थितियां समान नहीं है तो आपको कुछ अधिक सहूलियतें प्रदान कर दी जाएंगी। तो चीजें क्लियर हुई कि विधि के समक्ष क्षमता का क्या मतलब है और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है। इसको नकारात्मक अवधारणा क्यों कहते हैं और इसको सकारात्मक अवधारणा क्यों कहते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आपने समझ लिया कि विधि के समक्ष क्षमता का क्या मतलब है और विधियों के समान संरक्षण का क्या मतलब होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 15। ठीक है, कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 हमने पढ़ के समाप्त किया है। अब देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 15 में क्या बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में क्या बात कही गई है? इसमें सामाजिक समानता की बात की गई है। क्या बात की गई है? इसमें सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिखिए कि इसमें सामाजिक, किसका? सामाजिक समानता का, इसमें सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आपका सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया। चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रोविजन किए गए। तो देखिए, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, पहले हमको उसको देखना चाहिए कि अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है। ठीक है, देखिए अब आराम से देखिए आप कि अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि राज्य, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, ठीक है, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं कि आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) कहता है कि भारत
राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी एक आधार पर, ठीक है, किसी एक आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसको समझना बड़ा जरूरी है। लिखने को तो आपको हर जगह बुक में भी लिखा हुआ ये मिल जाएगा, समझना क्या जरूरी भैया, ये देखिए क्या समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, भारत के सीमा के भीतर, जहां तक भारत की सीमा जाती है उस सीमा के भीतर राज्य मतलब क्या हो गया, राज्य का मतलब हो गया सरकार से संबंधित, ठीक है, राज्य से मतलब क्या हो गया, सरकार। किसी नागरिक के विरुद्ध, अभी जब अनुच्छेद 14 पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, किसी व्यक्ति के विरुद्ध। जब अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, किसी नागरिक के विरुद्ध। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को यह नहीं प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 14 क्या था, वो भारतीयों को भी प्राप्त था और विदेशियों को भी प्राप्त था, क्योंकि वहां पे हमने नागरिक की जगह पे व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो जब आप याद करते हैं भैया कौन कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार विदेशी और भारतीयों दोनों को प्राप्त हैं नागरिकों को, तो वहां पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। याद करते हैं अनुच्छेद 15 है, 16 है, ये सब भारतीयों को प्राप्त है और ये विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है, इसे याद करते हैं ना। तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप समझते हुए चलिए कि अनुच्छेद 14 में किसका यूज हुआ है, व्यक्ति का। जब वहां व्यक्ति का यूज हो गया मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो भारतीय हो या विदेशी हो, तो इसका मतलब 14 जो हो गया वो भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हो गया। वहीं जब अनुच्छेद 14, 15 एक की चर्चा करते हैं तो उसमें कहा गया कि भारत राज्य क्षेत्र में मतलब भारत राज्य की सीमा के भीतर जो भारत की बाउंड्री है उस सीमा के भीतर, मतलब वहीं तक तो भारत सरकार की अथॉरिटी होगी, तो उस सीमा के भीतर राज्य मतलब सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध, मतलब नागरिक शब्द यूज हो गया, व्यक्ति नहीं, तो नागरिक मतलब केवल भारतीय नागरिक के लिए कह रहा है, विदेशियों के लिए नहीं। तो किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीजें बताई गई हैं अनुच्छेद 15 में। क्या क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 15(1) में कहा गया। वहीं अब देखते हैं कि अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है, ठीक, नोट करते हुए चलिएगा भैया, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है, एकदम जिसको कहते हैं कत्तई जहर वाली पॉलिटी क्लास, ठीक है। तो ये कत्तई जहर वाली पॉलिटी क्लास है जो एग्जाम में आपको अमृत पिलाएगी। अगर आप अभी ये जहर पी लेंगे तो एग्जाम टाइम में यही आपके लिए अमृत बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 15(2) के बारे में अगर हम देखें तो 15(2) कहता है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है, राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को, इसमें कहा गया एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ, ठीक है, एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ, दूसरे नागरिक के साथ, देखिए अनुच्छेद 15(1) पढ़ा तो वहां पे राज्य कहा गया, मतलब सरकार अपने किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15 कह रहा है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ, मतलब क्या है इसका, एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ, जैसे किसी स्थान पर बैठने के लिए भेदभाव नहीं करेगा कि भैया हम उच्च जात के हैं आप निम्न जात के हैं, ठीक है। कुआं में पानी भरते समय ये नहीं होगा कि इस कुएं से तथाकथित नीच जात के लोग पानी नहीं भरेंगे या उच्च जात के लोग ही पानी भरेंगे, ठीक है। ऐसी व्यवस्था पहले थी संविधान बनने के पहले। तो इसमें 15(2) में यही कहा गया कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति व लिंग स्थान, यही सारी चीजें, ठीक है, के साथ, देखिए कौन कौन सी चीजें, धर्म, ठीक है, मूल वंश कि उसका धर्म क्या है इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, उसका मूल वंश क्या है इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी जाति क्या है इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी लिंग क्या है, पुरुष है, स्त्री है या फिर थर्ड जेंडर है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, और उसका जन्म स्थान क्या है इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कहाँ कहा गया है, 15(2) में। तो एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर कोई भेदभाव, ठीक है फ्रेंड्स,
कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक, नहीं करेगा। तो फिर समझिए अब अनुच्छेद 15(1) में राज्य के बारे में कहा गया कि जो सरकार है हमारी चुनी हुई, वो किसी के साथ धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(1) कहते हैं। अब इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं। 15(2) में क्या कहते हैं? एक नागरिक, ठीक है, एक नागरिक, देखिएगा, दूसरे नागरिक के साथ, मतलब कि समाज में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान की, कोई व्यक्ति नीच जाति का है तथा कथित, दूसरे धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, ईसाई धर्म का है, या उसका जन्म स्थान दक्षिण भारत है कि उत्तर भारत है, इस आधार पे समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक ही जगह सब बैठेंगे, एक ही जगह सब बैठ के खाएंगे, एक ही कुएं से पानी पिएंगे, एक ही ट्रेन में सफर करेंगे और एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे। इस सब में एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 15(2) में की गई है, ठीक है। तो किसी होटल में, किसी सार्वजनिक स्थान में, कहीं कुआं पे पानी भरना है, किसी स्कूल में, किसी संस्थान में, स्नान घाट पे, किसी समागम पे कोई भेदभाव एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ नहीं करेगा। ये व्यवस्था कहाँ की गई है? 15(2) में की गई। चीजें क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में नागरिक नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कि समाज में एक ही गांव में दो लोग रह रहे हैं, तो एक राजा ठाकुर हैं, ठाकुर साहब हैं, वो उस वाले कुएं से पानी भरेंगे, तो वहां पे तथाकथित जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो उस कुएं से पानी नहीं भरेंगे। तो ये सारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोनों लोग एक ही कुएं पे पानी पिएंगे। ये कौन सा कहता है? 15(2) कहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या कहता है। तो अब देखेंगे अनुच्छेद 15(3) के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 15(3) के बारे में देखेंगे कि 15(3) क्या कहता है। तो फ्रेंड्स नोट करते हुए चल रहे हैं आप लोग। 15(2) तक आपका समाप्त हो गया। 15(3) क्या कहता है? राज्य स्त्रियों, ठीक है, राज्य स्त्रियों, ठीक, व बच्चों के लिए, वह बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या है? प्रदान कर सकता है मतलब क्या है? राज्य अगर चाहे तो महिलाओं को और बच्चों को, मैंने बताया ना कि समान में समानता की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता है, वो असमानों में समानता की बात करता है। वहीं विधि का समान संरक्षण जो है, वो समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति की भी समानता की बात करता है। आप सबको पता है कि महिलाएं आदिकाल से ही शोषित रही हैं, वंचित रही हैं। तो अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि राज्य स्त्रियों, ठीक है, स्त्रियों को और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। जो महिला आरक्षण की बात होती है, महिला आरक्षण का आधार क्या है फ्रेंड्स? तो महिला आरक्षण का आधार आपका अनुच्छेद 15(3) है। अगर आपसे पूछे कि महिला आरक्षण का आधार क्या है, तो महिला आरक्षण का आधार यही है। इसी आधार पर महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है। किसके आधार पे? अनुच्छेद 15(3) के आधार पे। अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं को और वहां के बच्चों को, तो जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया ना, उनके लिए विशेष प्रावधान कैसे किया गया? इसी के तहत किया गया, अनुच्छेद 15(3) के तहत। तो राज्य स्त्रियों व बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो शोषित रही हैं, वो वंचित रही हैं सदियों से, ठीक है। उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनको समान अवसर नहीं मिले हैं आगे बढ़ने के लिए। तो महिला आरक्षण की अगर कभी बात करें कि महिला आरक्षण का आधार क्या है, महिलाओं को आरक्षण किसके अधीन दिया गया है, तो आर्टिकल 15(3) को आधार बना के ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। चीज है, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है, और यह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(1) व 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आप सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भैया कि अनुच्छेद 15(1) में तो ये कहा गया कि राज्य किसी के साथ
धर्म के आधार पे, जात के आधार पे और लिंग के आधार पे, मतलब पुरुष है कि स्त्री है, इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो 15(3) में फिर महिलाओं को विशेष सुविधा क्यों प्रदान कर रहा है? तो इसीलिए इस अनुच्छेद में लिख दिया गया कि भैया यहाँ पे उन महिलाओं को हम इसलिए दे रहे हैं आरक्षण या विशेष सुविधाएं इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उनको आपने सदियों से पढ़ने नहीं भेजा है स्कूल में, उनको दबा के रखा, उनको वंचित रखा, उनको सिर्फ गृहस्थी संभालने के लिए आपने बना के रखा है। तो इसलिए आज उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। आप भी दौड़िए, आपके साथ महिलाएं भी दौड़ेंगी, बराबर की भागीदार होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आधी आबादी का शब्द उनके लिए यूज किया जाता है क्योंकि 50% हिस्सेदारी महिलाओं का होना जरूरी है। तो इसीलिए इस अनुच्छेद में ये चीजें लिख दी गई हैं कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का उल्लंघन इसको नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप सोचे 15(1) में कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे लिंग के आधार पर, और यहाँ लिंग के आधार पर मतलब महिला होने के आधार पर विशेष सुविधा दी जा रही है। तो इसीलिए उसकी काट यहाँ लिख दी गई है कि आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो 15(3) आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 15(4) के बारे में, ठीक है। 15(3) आपका हो गया। अब देखेंगे 15(4) के बारे में कि 15(4) में क्या कहा गया। देखिए अनुच्छेद 42 इसी के अंतर्गत देखेंगे आप कि अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, महिलाओं को विशेष प्रसूति सुविधाएं प्रदान की गई। तो नीति निषेध तत्व में भी इसी आधार पर तो लिखा गया है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत ही महिलाओं को प्रसूति संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। डिलीवरी के लिए उनको छुट्टी प्रदान की जाती है। तो महिलाओं को प्रसूति संबंधी सुविधाएं किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? प्रसूति संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 42 के अंतर्गत प्रसूति संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई। वहीं अनुच्छेद 45 में, आर्टिकल 45 में जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 45 में। तो उनकी विशेष सुविधाओं का आधार क्या क्या है? एक तो अनुच्छेद 15(3) और उसी आधार पर निषेध तत्वों में आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 45 में चीजें वर्णित की गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है। तो फ्रेंड्स 15(4) में क्या कहा गया है ये देखिए। 15(4) में क्या कहा गया है? तो 15(4) में कहा गया है, इसके तहत राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया कर सकता है। तो ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक, इन दो शब्दों का यूज किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक, इसको नोट करते हुए चलिएगा। राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, ठीक है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, ठीक है। क्लियर हैं चीजें? तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को, ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है, विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है या विशेष सुविधाएं दे सकता है। चीजें क्लियर हैं? तो फ्रेंड्स देखिए 15(4) में क्या कहा गया कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से ऐसे वर्ग, ऐसी जातियां, ऐसे धर्म के लोग जिनका सदियों से शोषण होता हुआ आ रहा है, जिनको शोषित रखा गया, वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया है, तो उनके लिए राज्य विशेष सुविधाएं दे सकता है, ठीक है। तो 15(4) को ध्यान से पढ़िए। लिखा कि राज्य मतलब सरकार सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए, जिनके साथ सामाजिक रूप में भेदभाव होता था, ठीक है, जाति के आधार पे, और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको, उनमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को विशेष सुविधाएं, जनजातीय वर्गों को, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, जनजातीय वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ये चीजें कहाँ कहा गई है? इसी में।
तो वर्तमान में जो ओबीसी आरक्षण है, ठीक है, वर्तमान में आपका ओबीसी आरक्षण हो या एससी आरक्षण हो या एसटी आरक्षण हो, इसका आधार यही है, ठीक है, इसका आधार यही अनुच्छेद है भैया, ठीक है। तो इसका आधार यही, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार आपका अनुच्छेद 15(4) को बनाया गया, क्योंकि यहीं पे चर्चा की गई है कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद 15(4) था, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है। तो इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, 51 द्वारा जोड़ा गया था, याद रहेगी चीजें। तो 15(4) को बाद में जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 1949 में आपका संविधान पूर्ण हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसके एक साल बाद इसको जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 15(4) को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें व्यवस्था क्या की गई, इसमें कहा गया राज्य मतलब क्या होती है, सरकार होती है, ठीक है। राज्य मतलब क्या होती है, सरकार। तो अथॉरिटी, तो सरकार सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो इसी आधार पे ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हैं, इसी आधार पे ही आपको दिया जाता है। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। फ्रेंड्स ये चीजें क्लियर हो गई, अनुच्छेद 15(4) आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है, तो 15(5) फ्रेंड्स ये कहता है, 15(5) आपका ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है। 15(5) में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर, ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर, ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में भैया, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी जो कोर्सेज चलते हैं, तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों तथा एससी व एसटी को, ठीक, कानून बनाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससी तथा एसटी को प्रवेश में, ठीक है, एससी तथा एसटी को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है, एसटी को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है। आरक्षण दे सकती है, ये कहां पे कहा गया भैया, तो ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 15(5) में। तो अनुच्छेद 15(5) में ये सारी चीजें कही गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15(5) को 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 93वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 93वां संविधान संशोधन 2005, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया था। तो इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा और अनुच्छेद 15(5) को 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो देखिए 15(4) में तो हो गया कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है, ये कहा गया। उसी के जस्ट आगे याद करने का तरीका, एक 15(5) में ये कहा गया कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है, क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान, उसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को
प्रवेश में सरकार आरक्षण दे सकती है। तो जो यूनिवर्सिटी में और बाकी जगह प्रवेश में पिछड़े वर्गों SC ST को आरक्षण दिया जाता है वो किसके अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। क्यों किया जाता है? क्योंकि हजारों साल से उनको पढ़ाई से वंचित किया गया था। तो अभी व्यवस्था की गई कि उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा पुशअप किया जाए सरकार द्वारा, समान परिस्थितियां बनाई जाए कंपटीशन के लिए। तो इसलिए उनको ये व्यवस्था की गई कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ लिख के आगे बढ़ पाएं और उनको प्रवेश में आरक्षण दिया जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल हो पाए, मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बन पाए। तो उनको मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाने के लिए भी पिछड़े वर्गों SC ST को प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। चीजें क्लियर हैं? ठीक है भैया। तो अनुच्छेद 15 के बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया, एक एक पार्ट के बारे में कि 15(1) क्या कह रहा है। ठीक है, 15(2) अब देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है। शुरू से रिवीजन भैया। देखिए 14 के बाद हमने जब 15 पढ़ा, देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। 15 में क्या पढ़ा? इसमें सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 15 में किसका प्रावधान किया गया है, तो आप बताएंगे इसमें सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया। हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया करेगा। तो 15 किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। पहली बात तो ये जान लीजिए। 15(2) क्या कहता है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि हम उच्च जात के हैं, आप फलाने जात के हैं, हम फलाने हैं, आप दूसरे धर्म के हैं, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(2) कहता है। इसके अलावा 15(3) क्या कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो महिला आरक्षण का आधार यही है। 15(4) क्या कहता है भैया? 15(4) आपका क्या कहता है? देखिए 15(3) हो गया। इसके बाद देखते हैं 15(4) क्या कह रहा है। 15(4) कह रहा है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ठीक है, ये आपका कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है। इसके बाद 15(5) हमने देख लिया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शिक्षण संस्थानों सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है। ये व्यवस्था कहाँ की गई? अनुच्छेद 15(5) में। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 16 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है।